हेलो दोस्तों, टपोबॉल में तैयारी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो भी है इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको हम पार्ट बाय पार्ट और प्रत्येक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो इसके आगे बढ़ते हुए ये जो प्रोग्राम है सो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टेट पीसीएस और सीडीएस सीएपीएफ और यूपीएससी सिविल सर्विस को लेके। ठीक है, तो और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ है स्पेसिफिकली उनके लिए ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अलावा बिहार दरोगा, बाकी सारे अदर स्टेट्स एग्जाम्स में एसएससी हो गए हैं, इस सब में भी ये जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं यूनेस्को और यूनेस्को को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड उसका जो चीफ करेक्टरिस्टिक है। इसमें जो कंटेंट है सो आपको मॉडरेट लेवल तक एग्जाम के लिए इनफ रहेगा, और इनकेस कोई कंटेंट आपको लगता है कम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस सीरीज़ में मैं कहीं कहीं ब्लैंक पॉइंट भी छोड़ा हूँ, वो इसलिए छोड़ा गया है ताकि उसका आंसर आप देंगे, ताकि जो भी कंडक्ट होगा, इंटरेक्शन होगा, हमारा म्यूचुअल होगा, बायलैटरल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ने से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये यूनेस्को जो है सो है क्या, व्हाट इज़ यूनेस्को। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इसके बाद पूरी दुनिया में पीस को रिस्टोर करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। तो ये जो पीस है, दो आदमी के बीच में शांति समझौता कब हो सकता है? जब उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, कॉमन कल्चर हो, एक बॉन्डिंग हो, आइदर इमोशनल बॉन्डिंग हो, मेंटल हो, पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो, कैसे भी करके एक अपनापन हो, तभी न जाके हम एक दूसरे के बीच में झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। इसका जो मेन एम है, अब यहाँ देखिए जी, इसका ईयर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका ईयर का मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1946, 1947, 1948, 1949। ठीक है, तो इसका एम जो था यूनेस्को का, इसका एम जो था मेनली जो था, ये एम था कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना बिटवीन या फिर एमोंग डिफरेंट नेशन इन द टर्म्स ऑफ किसके खास 3 टर्म्स याद रखिएगा। क्वेश्चन जो हैं सो काफ़ी टेक्निकल आते हैं, तो आज के क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार टेक्निकलिटी को समझना है। जैसे कि यहाँ पे फोकस किया गया है 3 वर्ड्स पे, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो स्टेटमेंट पे हो सकता है कि आपको दे दे और एक नेक्स्ट दे दे, कोई और वर्ड ऐड कर दे, और उसमें आपको क्या होगा कि मिस्टेक से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को सही कर देते हैं। तो इस पर यह ध्यान देना होगा। यूनेस्को जो है एम्ड है कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन पे, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। ठीक है, और इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म यही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए तो अब ये जो सारी एम्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फार विजडम था, वो कैसे होगा। तो इसके लिए यूनेस्को ने क्या किया था, 1972 में एक कन्वेंशन लाया जिसका नाम है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज, इसी के चलते जो भी यूनेस्को साइट होता है, या तो वो कल्चरल साइट होता है या फिर नेचुरल साइट होता है, जैसे कि हमारा कजरंगा हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को जो है क्या करता है, इसका फंक्शन जो है ये एनालिसिस करता है डाइवर्स मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स का, और उसको एक कॉमन बॉन्ड से जोड़ता है, उसको इनलिस्ट करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि यूनेस्को का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइट कितने तरह से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइट्स जो हैं वो यूनेस्को 3 डायमेंशन पे करता है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स कैटेगरी। इंडिया में टोटल यूनेस्को साइट जो है अभी करेंटली 40 हैं, जिसमें 6 यूनेस्को साइट नया ऐड हुआ है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जो इंडिया में 40 कल्चरल साइट है, इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी में ध्यान देना होगा कि इसमें 32 जो यूनेस्को साइट है सो कल्चरल है, 7 जो है सो यहाँ पे नेचुरल हैं, और एक मिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर दे कि हाउ मेनी कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन इंडिया, तो उसमें आदमी मिस्टेक क्या कर देता है, हम लोग नॉर्मली 40 करके चले आएंगे आंसर, लेकिन वहाँ पूछा क्या है कल्चरल कैटेगरी में, यानी कि आपका आंसर होगा 32। इस बात को, टेक्निकलिटी को आपको ध्यान में रखना है और आंसर को गलत नहीं करना है। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि क्यों, वाई, क्यों इतना क्यों इंपॉर्टेंस होता है किसी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो भी रिकॉग्निशन मिलता है तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमी है, बिना बेनिफिट के कोई किसी पे जोर नहीं देता है, कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसका बेनिफिट होता है, साइड से जो बैकग्राउंड आ रहे हैं बुफेलो का, उसको आप लोग थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे
क्योंकि हम बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से, तो ये सब साउंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो बेनिफिट देखिए क्या है। सबसे पहला तो क्या होता है बेनिफिट, हमें इमीडिएट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त होता है, जिससे एक ग्लोबल न्यूज बूम करता है। और उसके चलते क्या होता है कि टूरिज़्म का बूस्ट होता है। सॉरी, टेररिज्म वर्ड निकल गया, काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म कंटेम्प्रेरी है तालिबान वगैरह से, तो टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, तो रिकॉग्निशन जो है सो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि यह हमारे दायित्व बनता है कि हम अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, मोनूमेंट को प्रिजर्व करके रखें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें। और इसके चलते इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपको दिया गया होगा 49 नेशनल मोनूमेंट, आई थिंक 49 ही है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 50 तो सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, 51 इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। ठीक है, तो 49 ही होगा डीपीएसपी में, इसी को रखते हुए। ठीक है, तो ये उसके भी कॉम्प्लियंट है। उसके बाद इसका देखिए थर्ड क्या बेनिफिट होगा, ये जो है सो एक कॉमन इकोसिस्टम डेवलप करता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और कैसे हमें अपने अपने जो साइट्स हैं उसको रेजुविनेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि और भी जितने डिफरेंट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको इम्पार्ट करते हैं मेंटेनेंस को लेके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो देखेंगे, इससे क्या होता है, तो ग्लोबल मीडिया कवरेज तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद से फंडिंग मिलता है यूनेस्को के द्वारा फॉर मेंटेनेंस ऑफ द साइट्स के लिए। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ से ये हो गया थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि यूनेस्को का जो भी साइट्स हैं उसको स्टेट वाइज हम देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और उसमें कौन सा जगह कहाँ पे है, ऐसे कर करके हम जो है नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोज़ में अपना 40 जो भी कंप्लीट कर लेंगे, उसका चीफली 1-2 कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, फोकस रहेगा दिल्ली पे। ठीक है, तो अब देखिए दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, सबसे पहले आता है कुतुब मीनार। अभी देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि वह 3 स्टोरी बिल्डिंग को कंप्लीट किया था, और उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था। फिर नेक्स्ट 2 स्टोरी जो बिल्डिंग है उसमें वो वाइट मार्बल से ऐड कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, और इसका जो बिल्ड हुआ था सो आई थिंक 1526 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1226 में स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे एक डेट आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने जब नोट्स अपना बनाया था तो उस टाइम पे मुझे ये कंफर्मेशन नहीं था, और ये देखिए मैंने इसलिए ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया था। तो डेट आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस वाला खास करके ध्यान देंगे इस पर, क्योंकि और बिहार दरोगा वाले, बाकी सीडीएस वगैरह में डेट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन एज ए जैसे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम देखे हैं कि अभी जैसे सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था कि 1560 में अकबर ने कौन सा बिल्डिंग का निर्माण कराया, इसको लेकर स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मुख्यतः कुतुब मीनार का 3 कैरेक्टरिस्टिक याद करना है। स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, खत्म किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, उसको रिजिवनेट कराया गया, और उसमें व्हाइट मार्बल का एडिशन कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम शेप देख लेते हैं कि इस कुतुब मीनार का शेप कैसा होगा। तो ये जो है पॉलीगोनल सर्कुलर शेप है, इसमें जो है बैल्कोनी रहता है, और इंस्क्रिप्शन इसके दीवारों पर गढ़े रहते हैं, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं मेडिवल इंडिया का। व्हाइट मार्बल जो है सो एडिट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में ऑब्जेक्टिव बन जाए, इसको आप लोग ध्यान धरेंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं तो 3 स्टोरी बिल्डिंग को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। तो ये हो गया आपको दिल्ली कुतुब मीनार का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब देखिए हम देखेंगे मेहरौली पिलर का। तो मेहरौली पिलर जो है इसका कंस्ट्रक्शन कौन कराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके हम निक नेम से विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यह कौन थे, तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। अब मेहरौली पिलर का जो शेप है ये सिलेंड्रिकल है, जिसका हाइट 24 फुट है, और डायमीटर जो है सो 32 इंच है। ये जो है सो रस्ट फ्री आयरन है, और इसका वेट जो है लगभग 3 टन के आसपास है, 3 टन्स। ठीक है, इसको याद रख लेंगे या फिर नहीं भी रखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ दे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें ऐसा क्या चीज़ ऐड किया जाता है जिससे वो रस्ट फ्री है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि आयरन जो है सो 10 साल 5 साल में ही जिसमें रस्ट लग जाता है, लेकिन ये लगभग 1000 साल होने वाले हैं फिर भी इसमें नहीं है। तो इसके लिए 98% रॉट आयरन का यूज किया गया है, जो काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, और 1% इसमें फास्फोरस मिलाया गया है। ठीक है, इसको देखिए ये ओरिजिनल प्लेस पे भी जहाँ है वहाँ नहीं था, इसको शिफ्ट किया गया है। कब, तो 1191 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तरायन, और फिर 1192 में एक युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ तरायन द्वितीय। ठीक है, तो उस बीच में अब इसको यहाँ कौन लाया, तो इसको यहाँ एक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने शिफ्ट किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने साइट की तरफ।
तो नेक्स्ट साइट में देख लेते हैं क्या है, तो हुमायूं टॉम्ब। अब देखिए हुमायूं टॉम्ब जो है सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन फ्रेमिंग के समय, क्योंकि यहाँ जो है हुमायूं टॉम्ब में ये कराया गया था किसके द्वारा, था बेगा बेगम के द्वारा। ठीक है, ये बेगा बेगम कौन है, तो देख लीजिए बेगा बेगम जो है सो हुमायूं की पत्नी है। हाँ, अगर इनके हिसाब से क्वेश्चन करता है कि किसके काल में कराया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के जो कंटेम्प्रेरी टाइम थे उस टाइम पे बेगा बेगम के द्वारा कंस्ट्रक्शन कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था, तो बेगा बेगम। अगर पूछते हैं कि नहीं किसके काल में, किसके कार्यकाल में कराया गया था, तो अकबर। ये जो है सो फर्स्ट आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ मुगल्स है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। ठीक है, और बहादुर शाह जो है, ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट के टाइम, तो यहाँ जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा रिफ्यूजी लिया गया था यहाँ, यही हुमायूं टॉम्ब में ड्यूरिंग 1857 के समय। तो ये आपको देखिए 1 2 3 हो गए, एक और यहाँ पे रह गया थर्ड नंबर जो है रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी आपको दिल्ली में है, वो भी है। रेड फोर्ट में आपको मेनली 2 चीज़ याद रखना है कि एक दीवाने खास और दीवाने आम। तो दीवाने खास जो है वहाँ पे किंग जो है सो उलेमाज के द्वारा मीटिंग किया करते थे, और दीवाने आम में जो कॉमनर्स थे सो किंग से मिला करते थे और अपनी समस्याओं को कहा करते थे। तो आज की वीडियो में हम यही रखते हैं, दिल्ली पे ही कंसंट्रेशन करके। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा कि महाराष्ट्र में कितने हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।